हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये क्लास है सीए इंटर ऑडिट स्टूडेंट्स के लिए। और आप सबको पता है, ऑडिट बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला सब्जेक्ट है सीए इंटर में, जिसके लिए हमने आप सबके साथ एक टाइम बाउंड मैनर में एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लेक्चर्स और साथ ही साथ आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस और आईसीएआई की स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यूज, ये सारा कुछ हमने हर लेक्चर मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर में कवर किया है, इसलिए कि आपको टाइम की भी वैल्यू पता हो, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप रिवाइज कर सको, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। मेरी आवाज़ और मेरी टोन से आपको लगता होगा कि बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टॉपिक हम छोड़ देते होंगे। पर ट्रस्ट में, लेक्चर्स को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेक्चर में इतना कुछ 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर हमने कवर कर दिया। आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, क्योंकि दोस्त, हमें स्टाइल मार के आपको समझाना नहीं आता। हम सिंपल सी बात जानते हैं, ये सब्जेक्ट ही टफ है। आईसीआई मार्किंग बहुत मुश्किल से बहुत टफ मार्किंग करती है और आपके मार्क्स कम आते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मल्टीपल रिवीजन मैटर करता है, टाइम बाउंड मैनर में स्टडी करना जरूरी है और एक अच्छे स्टडी मटेरियल से। तो इन सारी चीज़ों का जो एक मिक्सचर, एक परफेक्ट सोल्यूशन लेकर के हम आपके सामने कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ऐसा नोट्स आपको बनाकर हम देते हैं अपने इसी लेक्चर में, जो अभी आप आगे देखोगे, जो आपको आज तो समझ में आएगा, आईसीआई के इस स्टडी मटेरियल को पूरा कवर भी करता है और साथ साथ बड़े फ्लुएंट मैनर में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको आसान रहेगा रिकॉल करना। और सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने से पहले जो सुबह के 5 घंटे मिलते हैं ना, वो 5 घंटे भी काफ़ी होंगे पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। लेकिन अगर आपने हमारे इसी बताए गए नोट्स, इसी तरीके से बताए गए समझाने के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, हमने बताया आपको। चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं, जो सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से बुक में दिया नहीं है, जो जैसा है इधर का उधर पड़ा हुआ है, यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिखरा पड़ा है। हम आपको बहुत सिस्टमेटिकली आपके माइंड में हर बात डालने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा कंपेरेटिवली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और एनी अदर चैप्टर इन द ऑडिट सिलेबस। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको हमारे साथ पेशेंस बनाए रखना है। ट्रस्ट में, क्वेश्चन की कवरेज पूरी देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पा रहे हो। जस्ट 1 से 2 घंटे आप मेरे साथ बने रहिए, आगे जो टाइम लगेगा देखते हैं। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, अपनी बातें बताएं आपको, आइए देखते हैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल उन्होंने क्या क्या दिया है और कितने पेजेस में दिया है। तो ये है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। अब आप देखिएगा, ये आपका चैप्टर है जिसमें अगर हम देखें तो आपके सामने पेज कितने हैं, बढ़ते जाइए देखते जाइए। और आप सोचिएगा कि इतने बड़े सिलेबस को, इतने बड़े चैप्टर को आप कैसे इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाएंगे। अभी ये चलता जाएगा चलता जाएगा। अभी आप 23 पेजेस तक पहुंच चुके हैं। अब आप सोचिए, एक पेज पढ़ना मुश्किल है, 23 तक पहुंच चुके हैं, तो आप गेस कर रहे होंगे सर 10-15 पेज और होंगे। चलिए देखते हैं, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। ये आप आगे 31, मतलब कंप्लीट होने वाला होगा। ठीक है, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। 41 पेज हो गए और अभी भी चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ। बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। 55 पेजेस। और ये होते होते दोस्त, आप अगर ध्यान से देखें तो 75 पेजेस के अराउंड 72 पेजेस हो गए और अभी भी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, लगभग टोटल मिलाकर 75 पेज में इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट ने दिया है।
और इंस्टीट्यूट के एक भी पेज बेकार नहीं है, फर्जी नहीं दिया है। जो टीचर कोई भी कितना भी रिलायबल हो, अगर उन्होंने कह दिया कि इंस्टीट्यूट के किसी पेज पर फर्जी की बातें लिखी हुई हैं, तो ट्रस्ट में इंस्टीट्यूट इतना बेवकूफ़ नहीं है। कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक टीचर के कहने पर इंस्टीट्यूट के इतनी बड़ी टीम गलत नहीं हो सकती। उन्होंने हर चीज़ सही दिया है और हर चीज़ जरूरी दे रखा है। फर्क इतना है, ये चैप्टर ही इतना बड़ा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इस पूरे चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले उनकी गलती इतनी है कि इस चैप्टर को बड़ा बिखेर रखा है। तो आइए, इतना होने के बाद हम आते हैं अपने वापस से अपने उस नोट्स पर जिससे हम हमेशा से आपको पढ़ाते रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। स्क्रीन पर देखिए कि आप चैप्टर नंबर 3 जितना सिलेबस है, जितना कंटेंट आपको पढ़ना है, रिकॉल करना है, वो सारे आपको कम से कम ओवरव्यू तो पता हो। आपको पता ही नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने इसको बड़े सिस्टमेटिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए। और अगर आपने इतना कुछ अलग अलग टॉपिक पढ़ लिया, याद कर लिया, तो बस यही है हमारा चैप्टर नंबर 3। पर देखकर ही बहुत बड़ा लग रहा है। आप पहले 2 पार्ट में देखिए तो टोटल 22 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। मैं इतनी क्लियरिटी से ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्यों काउंट करा रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस, आपको कुछ प्रैक्टिकली पता ही नहीं कितना होने वाला, तो दिक्कत आएगी। और हम नहीं चाहते हैं आपको पता हो कि भाई 22 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो आप उसी तरीके से पढ़ाई कर लेते हो और आप कम से कम याद तो कर पाते हो कि हाँ इतना मुझे समझ में आ गया। तो 22 क्वेश्चन आपके 2 यूनिट पे हैं। हमने 3 पार्ट में इसको बांटा इस पूरे चैप्टर को। तीसरे पार्ट में हमने कुल मिलाकर 5 एसएस पढ़ने हैं। तो सर क्या बुक में ऐसा दिया है? नहीं, ये हमारे तरीके से है जो आपको बहुत पसंद आएगा, बस देखते जाइए। इतना आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ लेट लपेट किए। सबसे पहले हमें सोचकर आप बताइए कि आप सबसे पहले आपका पर्पज क्या है? ओपिनियन देना। आप ऑडिटर हो और आपका मेन पर्पज है ओपिनियन देना। ठीक है सर, आप ओपिनियन देते हो, ओके। अब मुझे सोचिए, बताइए ओपिनियन देने के लिए आपका पर्पज क्या हो, आप क्या सोचते हो, क्या क्या चीजें करते हो? तो भाई आपको पता है आपका मकसद है रिस्क ढूंढना, उस कंपनी के अंदर रिस्क ढूंढना। कैसा रिस्क सर? अब देखो दोस्त, देखो अभी आप आगे पढ़ोगे कि रिस्क कितने तरह के होते हैं, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पर अगर हम आपको नॉर्मल तरीके से बताएं तो एक बात आपको पता होनी चाहिए। वो सर कौन सा? कि भाई हमारा मकसद है कोई एरर या फ्रॉड ना हुआ हो फाइनेंशियल आइटम्स में, हाँ या ना? जी। और एरर या फ्रॉड जो होते हैं ना, उसमें कौन से हैं? जो मटेरियल हैं। अगर इनकी वजह से, मतलब कोई इवेंट है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई भी है, उसमें कुछ गलतियां हैं, एरर या फ्रॉड हैं जो कि मटेरियल हैं, तो इसे बोलेंगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के जो रिस्क है, उसे ही तो बोलेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यानी किसी भी अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ढूंढना ऑडिटर का काम है। और अगर वो रिस्क इतना कम है कि एक्सेप्ट किया जा सके, यानी ऑडिट रिस्क इतना कम है कि वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पर है, जहां पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। 5 करोड़ का मामला हो तो 100-200 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मटेरियल है कि मटेरियल नहीं है, ये बातें हम कैसे जानेंगे? तो आगे पढ़ेंगे हम मटेरियलिटी नाम का टॉपिक। ठीक है सर, तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए, बने रहिए, अगला चैप्टर भी पढ़ना है। वहां पर आप सीखोगे कि कैसे जाने कि ये मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। अभी आपको इतना जानना है कि हम रिस्क ढूंढना हमारा मकसद है। अगर रिस्क कम है या रिस्क नहीं है या रिस्क इतना है कि हम एक्सेप्ट कर सकें,
तो हम एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे पाएंगे। ऐसा ओपिनियन जो सही है दिया जा सकता है, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस देना। ठीक है, तो ऑडिटर, अगर आप इस चार्ट में देखें तो आपके पास एक ऑडिटर है। मैंने ये टाई वाई पहना के आपको बनाया, ये ऑडिटर है और इसका अल्टीमेट पर्पज है ओपिनियन देना। ओपिनियन देने के लिए उसको ढूंढना पड़ता है रिस्क। क्या ढूंढना पड़ता है सर? रिस्क। और इस रिस्क में अगर रिस्क कम है ज्यादा है, वो तब उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा ओपिनियन देना है। सर ओपिनियन भी कई तरीके के होते हैं क्या? हाँ सर होते हैं, और इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे या एसएस की सीरीज पढ़ेंगे, 700 सीरीज, जहां पर हम सीखेंगे कि ऑडिट ओपिनियन कितने तरह के होते हैं। ऐसे 700, 701, 705, 710, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, 706। ठीक है, अभी वहां पर दिमाग नहीं चलाना, इतना जानिए ओपिनियन देना है और एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे पाऊं, इसके लिए हमें ऐसा रिस्क हम ढूंढते हैं और पता करते हैं क्या ये रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल है, क्या ये रिस्क टॉलरेट किया जा सकता है, क्या इसकी वजह से कोई इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन तो हम नहीं दे देंगे। तो वो रिस्क ढूंढना हमारा काम है। तो हम इस रिस्क को ढूंढना है, लेकिन रिस्क को ढूंढने के लिए उससे पहले हमें कुछ काम और करने पड़ते हैं। जैसे एक बात पता है ना कि आजकल जो बिजनेस है ना वो बिल्कुल ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में रन कर रहे हैं। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, आप सोचिए ना, शुरुआत करिए, एक एम्प्लॉय भी किसी कंपनी में जाता है तो सबसे पहले बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे होते हैं अटेंडेंस के लिए, जो आते जाते बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो क्या ये ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट नहीं है? अगर यहां पर हम छोड़ें, वापस एक अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएं, तो वहां पे भी ऑटोमेशन है। अब किताबों में काम खत्म हो गया है कि भाई जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेट, बैलेंस शीट बनाना है हमें, नहीं, सारा कुछ सॉफ्टवेयर पे है। जर्नल एंट्री जैसे या अकाउंट जैसे काम टैली पे हो जाते हैं, ईआरपी पे हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग इंटरप्राइजेज यूज करती हैं। तो क्या वो ऑटोमेशन नहीं है? बिल्कुल है। यानी जो मैनुअल काम है जो इंसान करते थे, अब कुछ चीजें, उसके कुछ पार्ट या कंप्लीट पार्ट्स, कंप्लीट प्रोसेस वो ऑटोमेटेड हो चुका है, जो किसी सॉफ्टवेयर या टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करके हो रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है और आप ऑडिटर हो, उस कंपनी में ऑडिट करने गए हो, फाइनेंशियल आइटम का ऑडिट आपकी करना है, आपको, आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या वो फाइनेंशियल आइटम वहां के ऑटोमेशन से अफेक्टेड नहीं होंगे क्या? होंगे, क्योंकि अकाउंट्स बनाना ही ऑटोमेशन में आ गया है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ऑटोमेटेड चीजें हो रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के बारे में हमें जानना जरूरी होगा, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि भाई ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के की फीचर्स क्या हैं, कौन से रिस्क हो सकते हैं हम अगर आईटी सिस्टम यूज करें तो। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है बिजनेस में, जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट किया गया है, या जो ऑटोमेटेड बिजनेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है कि भाई यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है काम करने का। गुड। तो आपको पता है जहां जहां आईटी यूज होता है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां वहां रिस्क होना स्वाभाविक सी बात है। और जब रिस्क होगा जहां जहां, तो हमें उसका इम्पैक्ट जानना पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर रिस्क होगा तो उस रिस्क का इम्पैक्ट देखेंगे, क्या सच में फाइनेंशियल लेवल पर वो इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या सच में हमारी ऑडिट को इफेक्ट डाल रहा है। ओके सर। और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को टेस्ट करेंगे, क्या क्या मेथड होंगे वो हम सीखेंगे। अब एक बात तो और कंफर्म है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका मतलब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट का मतलब उनकी सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी बनाए गए होंगे। मतलब अब एक बात बताइए, आईडी पासवर्ड बने होते हैं, अकाउंट्स को ओपन करने का राइट सबका नहीं होता, एंट्री डालने का राइट सबका नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। आप मेरी बात को डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। टॉपिक तो एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक बात बताइए, जब ये सब आप काम करोगे तो इनको भी आपको टेस्ट करना होगा, रिक्वायरमेंट समझनी होगी, फिर इनको करने के लिए कुछ टूल्स या टेक्निक इस्तेमाल करने होंगे। हाँ सर करने होंगे, बहुत सारे मेथड होंगे जिससे हम टेस्ट कर पाएंगे कि ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट
कैसा है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, मोटी मोटी बात समझ में आई। तो अभी तक आपने सीखा कि हमें रिस्क देखना है, और रिस्क के लिए हम क्या देखेंगे, ऑटोमेशन देखेंगे कि भाई उस कंपनी में ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को असेस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, और अगर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट जानोगे तो उससे भी पहले आप क्या जानना पड़ेगा आपको, कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल क्या क्या हैं, कैसे कैसे, उनके बारे में बहुत सारी बातें हम जानेंगे। फिर क्या इंटरनल कंट्रोल को जानना जरूरी है? अब भाई ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में जा रहे हो, कंपनीज ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में काम करती हैं, तो क्या वहां इंटरनल कंट्रोल नहीं लगे होंगे? बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल लगे होंगे। उन इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, किसकी जिम्मेदारी है, कैसे चेक करना है, दिस इज अवर टॉपिक, और यही तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ओवरव्यू आप समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 3 का काम है रिस्क असेसमेंट, यानी हमें करना है रिस्क को असेस, और रिस्क को असेस करना है तो वो जो कंपनी, जो इंटरप्राइज है, वो जिस इन्वायरमेंट में रन कर रही बिजनेस, दैट इज ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, तो उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी करनी है, और वहां के इंटरनल कंट्रोल को भी ढंग से समझना है। तो एक बात, 3 टॉपिक में हमने इस चैप्टर को बांट दिया। रिस्क तलाशना है, क्यों? क्या कि अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे पाओ। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट चेक करना है, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिना जाने रिस्क नहीं जान पाएंगे। और उससे पहले इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी हमें बहुत कुछ सीखना है। ठीक है सर, तो ये 3 टॉपिक में है। शुरुआत हम करेंगे इंटरनल कंट्रोल से। सबसे पहले आप देखिए, इसमें मीनिंग पढ़ेंगे कि इंटरनल कंट्रोल है क्या यार। फिर हम इसका पर्पज करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल क्यों बनाया जाता है, क्या इंटरनल कंट्रोल में कोई कमियां भी हो सकती हैं बाय डिफॉल्ट, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड माय फ्रेंड, एक बात आपको यहां और जानने की जरूरत है कि एक टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या आपने पढ़ा था? नहीं। अब अगर यहां हम पढ़ रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस इन इंटरनल कंट्रोल, वहां पे क्या था, इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते थे, तो यहाँ इनहेरेंट लिमिटेशंस कंट्रोल का पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बेनिफिट पढ़ेंगे भाई, कि भाई बेनिफिट क्या होगा अगर हम इंटरनल कंट्रोल को अच्छे से समझ जाएं, तो ऑडिटर क्या फायदा उठा पाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि भाई इस इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट हैं, जैसे कंट्रोल इन्वायरमेंट, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम ये देखेंगे कि सारे जो कंट्रोल हैं, क्या वो सारे कंट्रोल हमारे लिए जरूरी हैं, यानी हम क्या करने वाले हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या सारे कंट्रोल रिलेवेंट हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है अगर हम कंट्रोल, हमें ये जानना जरूरी है ना कि हम ऑडिट करने गए तो कौन सा कंट्रोल हमारे लिए जरूरी है, विच कंट्रोल्स आर रिलेवेंट फॉर ऑडिट। और अगर ये चीज जानना है, ये डिटरमाइन करना है, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, ये करेंगे। ठीक है, ऐसे करके 13 क्वेश्चन आप इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, और 13 क्वेश्चन के बाद लगभग 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में, और फिर जब रिस्क की बारी आएगी तो आप इससे रिलेटेड 4-5 एसेस पढ़ने वाले हो। फिलहाल इन 5 एसेस का ऑब्जेक्टिव यहाँ हम मोटा मोटा समझाएंगे, पर कवरेज हमारी इस लेक्चर में इंटरनल कंट्रोल और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की रहने वाली है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग याद रखिए, 14 क्वेश्चन ये, और बाकी के ये 22 क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक हमें पढ़ने हैं लगातार, और कंप्लीट करना है इस चैप्टर को। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, स्माइल करिए अच्छे से, और यहां से अब आप एक एक टॉपिक को समझना और याद भी करते चलना। तो टॉपिक नंबर 1 है हमारा इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग, और उसके बाद हम जानेंगे उसका पर्पज। मैं फिर से बताऊं, इंटरनल कंट्रोल हम क्यों जानना चाहते हैं। अभी जैसे जैसे ये एंड की तरफ जाएगा ना, और क्लैरिटी होगी, जैसे जैसे हम 1 से 2 बार रिकॉल करेंगे ना, आपको और अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। हमने आपसे बताया था ना कि इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या है इंटरनल कंट्रोल की। इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग के बारे में और भी चीज़ें अभी आगे आप पढ़ोगे SA 315,
SA-315 ऐसे जो लास्ट में मिलेगा आपको। तो SA-315 क्या बोलता है कि जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोसेस हैं और प्रोसीजर, भाई पॉलिसी, प्रोसेस और प्रोसीजर ये सेट की जाती हैं। आप ये कह लो कि पॉलिसी प्रोसीजर क्यों बनाए जाते हैं। आपको ये बात पता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना बनाने का। तो प्रोसेस, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स या जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय TCWG एंड मैनेजमेंट। TCWG को फुल फॉर्म क्या होता है? दोज चार्ज विद मैनेजमेंट, TCWG। और MGT मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये है मैनेजमेंट। ओके सर, ठीक है। एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, और किसके लिए रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है? अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। कोई भी एंटिटी है, इंटरप्राइज है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव है जिस काम के लिए वो बिजनेस कर रहा है, उसे अचीव करने में हेल्प कौन करेगा? इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल आर द प्रोसेसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स या सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय whom? TCWG एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ही एक हायर अथॉरिटी होती है, TCWG कह देते हैं, ठीक है। और या फिर कोई अदर पर्सनल जो भी हैं। और क्यों? क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि भाई एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है, ठीक है। ओके सर, तो ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ कंट्रोल। अब इस कंट्रोल का इंटरनल कंट्रोल का पर्पज क्या है? तो इसके 4 पर्पज हम आपको बताए हैं और ये 4 आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, पहला है आपके सामने, जो एंटिटी के असेट है ना, आपको अकाउंट में पता है असेट क्या होता है। असेट सिर्फ फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, इंफॉर्मेशन असेट भी होते हैं। तो असेट की डिफिनेशन हम देने वाले नहीं है, आपको असेट मालूम है कि एंटिटी के जो असेट हैं उनको सुरक्षित रखना है, सेफगार्ड करना है। तो आप, ये पर्पज होता है इंटरनल कंट्रोल का। जो लॉ और रेगुलेशन है ना, LNR लिखा है हमने नोट्स में, लॉ एंड रेगुलेशन, जो उस एंटिटी के लिए एप्लीकेबल है वो कंप्लाई करने चाहिए, नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बात को भी कौन इंश्योर करेगा? इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल लगाने का पर्पज ही ये सब है। और एक और बात, एंटिटी क्या करती है भाई? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना एंटिटी का काम है, हाँ या ना? और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होगी वो रिलायबल होनी चाहिए। अगर रिलायबल नहीं है तो रिपोर्टिंग करने का फायदा ही क्या है? ऑडिटर तो ओपिनियन ही दे देगा उसी टाइप का। यानी इंटरनल कंट्रोल लगाने का अपना ऑब्जेक्टिव उस एंटिटी के लिए ये होता है कि भाई उसके असेट सेफगार्ड रहें और जो लॉ और रेगुलेशंस हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं यानी हमारी कंपनी पर, वो कंप्लाई होने चाहिए। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो रिलायबल होने चाहिए। क्लियर पॉइंट। और एक और बात, एंटिटी में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब वो क्लिनिक वाला नहीं, ऑपरेशंस का मतलब एक्टिविटीज जो कंपनी के अंदर हो रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे, यस और नो? यस। तो वो जो एंटिटी के ऑपरेशन है ना, वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंटेन्ड रहे उसकी। इफेक्टिव का मतलब ढंग से काम हो, इफिशिएंट का मतलब टाइमली हो। 2 घंटे का काम 5 घंटे में हो रहा तो एंटिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दोस्त? सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग, SA-315। आप लिखोगे कैसे? अकॉर्डिंग टू SA-315 प्रोसेस, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स और सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट एंड TCWG and other personnel to provide the reasonable assurance that entities objective are achieved या achievement of the entities objective. Are you getting my point? Next point is purpose of internal control, जहां हमने कहा 4 फायदे, आपको 4 पर्पज मेन हैं जिन्हें याद रखने हैं। पहला, असेट को सेफगार्ड रखना,
लॉ एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल रहे, और साथ साथ एंटिटी के जो ऑपरेशंस हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट रहें। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है। तो दोस्त, हमने आपको बताया कि जो इंटरनल कंट्रोल होता है ना, जैसे वहां हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, उसकी वजह से ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस दे पाता है, नॉट ऑब्सोल्यूट, नॉट 100% गारंटी कैन बी गिवन बाय ऑडिटर। सिमिलरली इनहेरेंट लिमिटेशंस होने की वजह से एंटिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, इस बात को 100% से नहीं कहा जा सकता। मतलब रीजनेबल एश्योरेंस, आप ऊपर के डिफिनेशन में आपने पढ़ा ना, टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस, ये पॉइंट आपको ध्यान है, टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस। सर ये रीजनेबल एश्योरेंस ही है, ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारा इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप बात समझ में आई। अब ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है, ये क्या कहता है? देखिए समझिए, नो मैटर हाउ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स आर, इंटरनल कंट्रोल कितना भी इफेक्टिव क्यों ना हो जाए, दे कैन ओनली प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। ऑब्सोल्यूट नहीं, 100% गारंटी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस। और वो इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। जहां जहां ये इंसान घुस जाता है ना, वहां वहां गलतियां होनी है। मैनुअल है, इंसान खुद काम करेगा तो गलती तो होगी। तो ये कह सकते हो कि ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग, दिस इज द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि इंसान है तो कुछ ना, कहता ना, जुगाड़ लगा लेता है। जिनको धोखा देना है वो जुगाड़ लगा लेते हैं। ठीक है, हम भी बचपन में स्कूल में मेन गेट नहीं खुला होता था तो बाउंड्री क्रॉस कर लेते थे, जुगाड़ लगा लेते थे। मेन गेट और गार्ड कौन होता था? इंटरनल कंट्रोल। हम उसको ब्रीच कैसे कर लेते थे? जुगाड़ लगा के, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होगा, और जजमेंट हमेशा अपने नॉलेज के बेस पे होगा, अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा। और नॉलेज और एक्सपीरियंस गलत भी तो हो सकते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भाई मैनेजमेंट या वहाँ के वर्किंग जो इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज हैं, वो इंटरनल कंट्रोल का पर्पज ही नहीं समझ पा रहे हैं। और जब पर्पज नहीं समझेंगे तो इंटरनल कंट्रोल को ब्रीच भी कर देंगे। जैसे अगर घर में आपके ताला लगा हुआ है, लॉक, तो जो चोर होगा ना, उसको पर्पज नहीं पता लॉक का। वो जानता है लॉक मेरे लिए नहीं है, मुझे तो सबको पता है, तोड़ दूंगा। वो लॉक आम आदमी के पर्पज का है, ईमानदारों के लिए है कि भैया मैं नहीं हूं घर पे, मैंने ताला लगा दिया, अंदर आप नहीं आ सकते। पर चोरों के लिए है क्या? चोर तो पीछे से आ जाएगा। यानी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिनको उसका पर्पज ही नहीं मालूम है, या यूं कह लो वो जानना ही नहीं चाहते हैं, गलत, वो तो जानबूझ के तोड़ेंगे। फिर जो एम्प्लॉय है ना, पीपल हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच कोल्यूजन हो गया। कोल्यूजन का मतलब क्या होता है? मिली भगत। कोल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। और जब आपस में मिली भगत हो जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो छोटे छोटे कह लो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एंटिटीज हैं, स्मॉल एंटिटीज। अब आप बताओ, जो बहुत छोटे एंटिटीज हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्कर नहीं हो सकते, एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो आपको लगता है वो इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे? वहाँ पर क्या है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब हर एक काम के लिए अलग लोग जिम्मेदार। छोटे एंटिटीज में क्या होता है, जैसे छोटे दुकान की बात करो, वो ही मालिक बैठता है कैश पे, कैश काउंटर पे, और सुबह आते ही ताला भी वही खोलता है और झाड़ू भी लगाता है। आपको लगता है वहां इंटरनल कंट्रोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अकेला बंदा कई काम कर रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली वो ढल जाता है, ढाल लेता है चीज़ों को। तो ये कह सकते हो जो छोटे एंटिटीज़ हैं वहाँ इंटरनल कंट्रोल बहुत मुश्किल है लगाना। कई रीज़न है इसके। पहली बात तो इंटरनल कंट्रोल इतना ईजी नहीं होता, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, वो खर्चे नहीं दे पाता, बहुत टाइम, बहुत टेस्ट वेस्ट करना पड़ता है, फिर वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूज देयर जजमेंट फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल। अब एक बात बताओ,
इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन कौन करेगा? आपने ऊपर डिफिनेशन में पढ़ा कि प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीजर, सेट ऑफ एक्टिविटी डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैनेजमेंट। तो डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना और मेंटेन करना, ये तीनों काम हमने छोड़ रखा है मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई मैनेजमेंट से उम्मीद किया गया, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी हैज डन दिस वर्क प्रॉपरली। तो मैनेजमेंट ने ठीक से काम कर लिया होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशंस जहां होती है मामला गड़बड़ वहीं होता है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस हो गए इंटरनल कंट्रोल के कि भाई ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां आदमी घुसा वहां मैटर खलास। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और साथ साथ अमंग कल्यूजन हो जाता है जो पीपल और एम्प्लॉयज के बीच में, और साथ साथ छोटे एंटिटीज जो होते हैं वो ये काम नहीं कर पाते हैं ड्यू टू रिसोर्सेस। और साथ ही साथ मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू यूज देयर जजमेंट for designing and implementing the entity's internal control. This is why internal control cannot give the absolute assurance that entity's objective has been fulfilled. वो रीजनेबल एश्योरेंस दे पाता है, ऑब्सोल्यूट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, बेनिफिट क्या हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऑडिटर के लिए? दोस्त, अभी तक जो हमने पढ़ा ना, वो हम सब ने जो पढ़ाई की वो पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या क्या और मैनेजमेंट कैसे कैसे चीजों को करेगी। पर अब हम पढ़ेंगे कि उससे मेरा क्या फायदा होगा, कि अगर हम इंटरनल कंट्रोल को समझ लें कि इफेक्टिव है कि नहीं, इफिशिएंट है कि नहीं, मैनेजमेंट ने ठीक से काम किया कि नहीं, अच्छा डिजाइन किया कि नहीं, उसका पर्पज फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ज्यादा लिमिटेशंस तो नहीं है, लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, इतनी सारी बातें जब हम समझ लेंगे तो फिर हमें क्या फायदा मिलने वाला है, और फायदा क्यों ऑडिट करने में? तो नंबर 1, it will help in designing the nature, timing, extent of further audit procedure. तो अभी हमें इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद या लास्ट तक हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में कि प्रोसीजर क्या होते हैं ऑडिट को। तो एक सेकंड के लिए मैं वापस आके एक रफली हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो ना, तो ये भाई एक होता है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप रिस्क को असेस करते हो, एनालाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ये सब करते हो। लेकिन जब ये पता चलता है तो आप लगाते हो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है इसमें एक आप करते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, TOC। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आप कंट्रोल की टेस्टिंग करते हो और ये तय कर पाते हो कि आपके चेकिंग का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या होगा। टाइमिंग का मतलब आप किस टाइम कितना टाइम दोगे, एक्सटेंट मतलब आप अपनी चेकिंग बढ़ाओगे, एग्जामिनेशन बढ़ाओगे या नॉर्मल रखोगे। तो TOC से ये सारी बातें पता चलती हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। फिर जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, साथ ही साथ हम करते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में आप यहां पर एक तो लगाते हो एनालिटिकल प्रोसीजर, जो ऐसे 520 में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, दैट इज द प्लाजिबल रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेटा, लाइक फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल। ये सारी बातें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी ओवरऑल आप ये जान गए हैं कि ऑडिट प्रोसीजर क्या है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या बेनिफिट होगा। तो ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है, ये उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मेरी बात समझ में आई? हमने बोला ना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से हम ये पता कर पाते हैं कंट्रोल अच्छा है, कंट्रोल बुरा है, कंट्रोल बढ़िया है कि नहीं है। अगर अच्छा कंट्रोल है तो भरोसा ज्यादा करेंगे, भरोसा ज्यादा करेंगे तो चेकिंग कम करेंगे, मेहनत कम करेंगे, कम टाइम देंगे, आसानी से ऑडिट होगा। ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा या नहीं? तो हम डिसाइड कर पाएंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 2, इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग द फैक्टर्स विच में रिजल्ट इन रोमम। इससे हम पता कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे उन फैक्टर्स का। कौन से फैक्टर? विच में रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जिससे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता चल पाता है। मेरी बात समझ में आई? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हमने आपको बताया है पहले। रिस्क के बारे में आगे अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रस्ट में। तीसरा पार्ट जो इस चैप्टर का चलेगा उसमें रिस्क को अच्छे से समझाएंगे और बहुत मजा आएगा। तो तीसरा पॉइंट है आपका, जो बेनिफिट आप पढ़ रहे हो,
आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट कितने टाइप के हैं, कौन से टाइप का मिस स्टेटमेंट है, आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये 3 फायदे हैं, आपको लर्न करना है, थोड़ा समझाने की कोशिश किया, थोड़ा अपने दिमाग अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करिए। एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलने। क्वेश्चन नंबर 6, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब बात करें जो हमने अभी तक क्या पढ़ा, वापस चलते हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा मीनिंग, फटाफट से मेरे सामने रिकॉल करिए। ऐसे 315 क्या बोलता है मीनिंग के बारे में? प्रोसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और सेट ऑफ एक्टिविटीज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन बाय TCWG एंड मैनेजमेंट और अदर पर्सोनल to provide the reasonable assurance about the achievement of entities objective। पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमने 4 पर्पज पढ़े हैं। पहला सेफ गार्डिंग द असेट, दूसरा कंप्लायंस विद इथिकल एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशंस। इसके बाद हमने पढ़ा इनहेरेंट लिमिटेशंस। हमने कहा 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। पहला ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है, दूसरा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कल्यूजन अमंग द people, then limitations in case of small entities because of lack of resources then cannot implement effective internal control, and last is management is expected to use their judgment for designing and implementing the internal control। simple, very good। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेनिफिट क्या मिलेगा? 3 बेनिफिट है। इट विल हेल्प इन डिजाइनिंग द नेचर टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यस और नो? गुड। Point number 2 is it will help in identifying and assessing those factors which result in ROMUM. ROMUM, that is risk of material misstatement, and misstatement means error or fraud, and materiality, that is defined in another chapter. And last point is identifying the type of potential misstatement, right? Question number 6, component पढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल के कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ेंगे? इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आपको 5 कंपोनेंट पढ़ने हैं। 5 कंपोनेंट। जो पहला कंपोनेंट हमारे सामने है इंटरनल कंट्रोल का, वो इन्वायरमेंट। और आप सोच के देखो, सच में इन्वायरमेंट तो एक कंपोनेंट होता ही होता है। क्यों सर? क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो आप कह लो कंट्रोल इन्वायरमेंट। और दूसरा अभी हमने पढ़ा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर, ये सब पढ़ा ऑडिट का। क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर में एक होगा रैप, एक होगा फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बट एंटिटी का अपना भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है। क्यों? जब एंटिटी का अपना होगा तो अपने आप को बचा पाएंगे बहुत सारी गलतियों से। तो हमें समझना होगा एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, यानी ये कह लो ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, और इंटरनल कंट्रोल के सारे पार्ट हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है। फिर कौन कौन से कंट्रोल एक्टिविटीज लगाई गई हैं। चौथा होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम which include related business process that are relevant to financial reporting and communication, और लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। अब आप चलो वापस से रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा पॉइंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। किसका? ऑडिटर का या एंटिटी का? एंटिटी का। अभी तो मेरा कोई रोल नहीं है, because the designing and implementing is the of internal control is the responsibility of TCWG and management, simple। then it means entity का risk assessment procedure, because we are understanding about the risk assessment procedure of internal control। तो internal control के लिए risk assessment procedure कौन अपनाता है? entity। तो entity का risk assessment process एक component है। थर्ड इज कंट्रोल की कौन कौन सी एक्टिविटी लगाया है उन्होंने, गार्ड लगाए हैं, बायोमेट्रिक है, पासवर्ड है, बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। और फोर्थ होगा क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम which include the related business process। इंफॉर्मेशन सिस्टम हर किसी का IS होता है, वो इसका एक कंपोनेंट होगा। और लास्ट, हम कंट्रोल को मॉनिटर जरूर करते हैं, हम मतलब ऑडिटर नहीं, मैनेजमेंट। तो वो मॉनिटर करेगा, तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज द 5th कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ABCDE से आते हैं, मतलब कभी आपसे पूछेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कभी आपसे एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कभी कंट्रोल एक्टिविटी, कभी मॉनिटरिंग क्या है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट,
सर बताना कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फटाफट से करते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या है? बहुत आसान है। आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। देखो ये पॉइंटर नहीं है, हमने हर चीज को टेबल में लिखा। क्यों? ताकि जब इसे बार बार इस नोट्स को आपको पढ़ोगे, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जब आप इसे बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो इमेज छपने लगेगी विच विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट, राइट। देन पॉइंट नंबर 1, मीनिंग में क्या क्या लिखोगे? लिखोगे भैया ये क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन। बात समझ में आया? कंट्रोल इन्वायरमेंट, आप सोचो ना, इन्वायरमेंट अच्छा कब है कंट्रोल का? तो उसमें गवर्नेंस का बड़ा रोल होता है, उसमें मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है। वो लोग कैसे काम करते हैं ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इट इंक्लूड्स द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन। सबसे बड़ा माहौल तो वही क्रिएट करते हैं। फिर लिखोगे इट इंक्लूड्स द एटीट्यूड। एटीट्यूड अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है। अवेयरनेस, लोगों को जानकारी हो तो इन्वायरमेंट अच्छा है। अगर आपको नहीं जानकारी है कि भाई पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए तो पेड़ ऐसे कटेंगे, आप आने वाले टाइम में जानवरों की तरह रोड पर कुत्ते की तरह मरते हुए लोग दिखेंगे इंसान। बात समझ में आया? तो अवेयरनेस यहां पर इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है आपको, यानी वहां का एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शंस जो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ लेते हैं। टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट का एक्शन इतना रूड है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो इन्वायरमेंट कैसा होगा? जो वहां के एम्प्लॉय हैं अनसेटिस्फाइड होंगे, अनसेटिस्फाई होंगे तो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट कुछ नहीं है, ये इंक्लूड करता है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ये इंक्लूड करता है एटीट्यूड, अवेयरनेस, ये इंक्लूड करता है कंट्रोल इन्वायरमेंट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल इन्वायरमेंट से ही ऑर्गेनाइजेशन का टोन डिसाइड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का माहौल क्या है, किस अंदाज में काम किया जा रहा है, क्या टोनिंग है, राइट। ये हो गया आपका मीनिंग। मीनिंग के बाद अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट। पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर आपसे कहे एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कितने कंपोनेंट? 5। याद करिए, कंट्रोल इन्वायरमेंट, एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मॉनिटरिंग। ये 5 हो गए कंपोनेंट या एलिमेंट। इसमें से एक आया कंट्रोल इन्वायरमेंट, जहां मीनिंग हमने पढ़ा कि इट इंक्लूड्स एंड इट सेट्स द स्कोप, इट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंक्लूड्स में गवर्नेंस, मैनेजमेंट और क्या, एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस बाय द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मालिक जैसा काम करेगा माहौल वैसा बनेगा। एलिमेंट में क्या होंगे? पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी टू इंश्योर दैट एंटिटीज कंट्रोल इन्वायरमेंट इज अप्रोप्रिएटली डिजाइंड। भाई देखो, टीसीडब्ल्यूजी सबसे ऊपर है। अब एक घर में अगर बाप ध्यान ना दे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, हाँ या ना? कई बार मम्मियों का ध्यान देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पापा का अकड़ करके गुस्से में रहना जरूरी हो जाता है। तो आप ये बात समझ सकते हो ना कि अगर टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है चेकिंग में, समझने में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, ये देखने में कि भाई कंट्रोल इन्वायरमेंट इज अप्रोप्रिएटली डिजाइंड है या नहीं है, ये बात जानने के लिए टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन जरूरी है या नहीं, उसके टॉप हेड का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है या नहीं? हाँ सर, तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट का एक एलिमेंट है। दूसरा है मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, ये इंपैक्ट डालते हैं ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट पे। थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड इथिकल वैल्यू, कि इथिकल वैल्यू को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा रहा है, किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को प्रभावित किया जा रहा है इंटीग्रिटी को। ठीक है, जैसे मान लो आप अच्छा काम करो आपको रिवार्ड, आपने कुछ गलत काम किया, आपने कोई लॉ रेगुलेशंस को ब्रीच किया, कोई इथिकल वैल्यूज को आपने नहीं फॉलो किया, तो आपको कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस के लिए आपको रिवार्ड और पनिशमेंट दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, डिजाइनिंग एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो उसके साइज और नेचर के हिसाब से। अगर बहुत बड़ा एंटिटी है तो उनका जो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर होगा एंटिटी का, टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैन, फिर लोअर लेवल पे, बात समझ में आ? छोटा सा है तो मालिक ऊपर भी बैठा है और मालिक एम्प्लॉय के बीच में भी बैठ के काम कर रहा है। कई बार देखो बहुत लोग देख के खुश होते हैं, अरे मालिक तो साथ में नौकरों के साथ में रोटी तोड़ के खा रहा है,
छोटे में के छोटे छोटे एंटिटीज में ये हो सकता है उनको मोटिवेट करने के लिए, यस आपका मालिक आपके साथ है। पॉइंट क्लियर। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर सच एज रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, कंपनसेशन। आप समझ गए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, वहां के लेबर, वहां के एम्प्लॉय, वर्कर, वहां के टॉप, सब ह्यूमन रिसोर्स हैं जो इंसान काम कर रहे हैं। तो भाई उनके लिए जो पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या है, जैसे उनका रिक्रूटमेंट कब कब कैसे होता है, उनकी ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, उनको कंपनसेशन दिया जाता है जब उनको किसी भी तरह का लॉस हो। वर्कर काम करते करते गिर गया, पैर टूट गया, समझ गए, कंपनसेशन देना है। तो ये सब ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। और छठवां पॉइंट है कमिटमेंट टू कंपिटेंस। सातवां है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी कितनी जिम्मेदारी उसे असाइन कर दो, सिग्नेचर ले लो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो, उस पर भरोसा करो। ये बात समझ में आई। अगर राम भगवान ने हनुमान पर भरोसा ना किया होता तो वह लंका ना जाते, अंगूठी ना देते और सीता को वापस ना ला पाते। मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हनुमान जी को, जामवंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हनुमान जी को समझाने की। तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाता है, वैसे ही यहां पे भी मैनेजमेंट करती है। ठीक है, ये आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अगर हम बी की बात करें, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन कहां से बने हैं, कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट से। ये सबसे बड़ा टॉपिक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार वापस से आपको दिखा दूं कि ये नोट्स आपको बहुत फायदा करने वाले हैं, क्योंकि और कोई तरीका इस चैप्टर को पढ़ने का है ही नहीं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, ये नोट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। बात समझ रहे हैं, ये बहुत आसानी से आपको चीज़ों को रिकॉल करा देगा। इस तरीके से हमारे चैप्टर आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन था, कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट में एक दूसरा पॉइंट है, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने नोट में डाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछा गया है। तो हमारे सामने जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कौन सा है, देखिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल इन्वायरमेंट। हमें जरा इस क्वेश्चन को पहले पढ़ने से पहले ही एक दो बात बताइए। क्या आपको ये बात लगता है कि अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मान लेते हैं बहुत अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट है, तो क्या जो फ्रॉड का रिस्क है या एरर्स के जो रिस्क हैं वो पूरी तरीके से मिटिगेट किए जा सकते हैं क्या? नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कंट्रोल इन्वायरमेंट कितना भी सेटिस्फैक्ट्री क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इज नॉट ऑब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। और ये स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा और आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। 4 नंबर में ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर आप लिखोगे कैसे, समझ में तो आ गया है, पर लिखना कैसे है तो देखिए। सबसे पहले इसके आंसर को आप 3 पार्ट में लिखिए, मतलब 3 पैराग्राफ छोटे छोटे बना दीजिए, 2-2 4-4 लाइन की। देखिए कंप्लीट 4 मार्क्स का कंटेंट आपके पास हो जाए। तो आप कह सकते हो कि सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर। हाँ सर, ये पॉजिटिव फैक्टर तो हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। ठीक है, जब आपका पर्पज क्या है अभी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एसेस करना है, क्योंकि हम इस समय पढ़ रहे हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट, और जो टॉपिक निकला हुआ है कंट्रोल वाले टॉपिक से, और कंट्रोल का टॉपिक शुरू हुआ है एसए 315 से। हमने अभी तक इंटरनल कंट्रोल में मीनिंग पढ़ लिया, पर्पज पढ़ा, उसके इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ा, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे पाता है दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिटीज फुलफिल किए जा सकें। और इसके बाद हमने बेनिफिट पढ़े, बेनिफिट में 3 तरह के बेनिफिट, और फिर कंपोनेंट पढ़ा। और ये बातें आपको याद रखनी है वर्ड टू वर्ड।
जब आप कंपोनेंट पढ़ लिया आपने, तो हमने कहा जो पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसका मीनिंग समझ लिया, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं ये समझ लिया। एलिमेंट समझने के बाद हम आ गए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो कहता है कि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा है, तो वो एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड नहीं है, मतलब उससे फ्रॉड पूरी तरीके से मिटिगेट नहीं हो सकता है। तो हमने कहा अच्छा, तो इसको लिखा क्या जाए, इसको कहेगा एलोबरेट द स्टेटमेंट या फिर एक्सप्लेन करो, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो देखो, सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर, हाँ बहुत पॉजिटिव फैक्टर, जितना अच्छा एनवायरनमेंट उतना अच्छा कंट्रोल, बट दिस में आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल रिस्क, इससे रिस्क ओवरऑल कम होता है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये ऑब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड नहीं है, रिस्क कम हो सकता है पर कंफर्म नहीं है। डिफिशियंसीज इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, अब कंट्रोल इन्वायरमेंट में डिफिशियंसीज भी हो सकती है, में सिग्निफिकेंटली अंडरमाइन द इफेक्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में डिफिशियंसी आ गई तो मैं अंडरमाइन द इफेक्ट, इफेक्ट कम कर देगा किसका, इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस का। इंटर कंट्रोल कितना इफेक्टिव है ये मैटर करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम होंगे, और अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में कोई कमी है, डिफिशियंसी है, तो आपका जो इंटरनल कंट्रोल जितना अच्छा काम कर रहा था ना पहले, उतना नहीं करेगा, यानी उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। दो पॉइंट आप ऐसे, आप इसे अगर पॉइंट में लिखना चाहो, याद रखना चाहो, तो एक पॉइंट ऐसे हो गया, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट आप ये लिख देना। यानी कंट्रोल इन्वायरमेंट बाय इटसेल्फ, खुद से, क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट खुद से सारा काम कर लेगा, डज नॉट प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट, ये मिस स्टेटमेंट को अपने आप से प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएगा। प्रिवेंट रोक देना, यानी कि रिस्क होने ना दे, करेक्ट करना मतलब हो गया तो सुधार दे, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट, और डिटेक्ट का मतलब होता है हो गया तो पहचान ले, रिस्क होने ना दे, हो गया तो पहचान ले, और साथ ही साथ उसे सही कर दे। यानी ये काम कंट्रोल इन्वायरमेंट खुद से तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट, फॉर प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन, पीडीसी हमने लिख दिया, इसका मतलब प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी नीडेड, अभी भी एक्शन की जरूरत है, इन्वायरमेंट से सब कुछ नहीं हो जाएगा, एक्शन जरूरी है। हाउएवर कंट्रोल इन्वायरमेंट में इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स इवोल्यूशन, जब आप देखोगे कि कंट्रोल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो हमारा जो इवोल्यूशन होगा वो अफेक्टेड होगा कि यार कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छा है तो काम तो अच्छा है, यानी रिस्क के चांसेस कुछ ना कुछ कम तो हुए होंगे ना, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि इंटरनल कंट्रोल का अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम कर रहे होंगे, जब ठीक से काम कर रहे होंगे तो रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे, बट नॉट एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड, दिस इज द क्वेश्चन, और ये आपको आंसर लिखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। देखो भाई, एंटिटी का काम क्या है, एंटिटी का प्रोसेस क्या है, अपना रिस्क को देखो, हमारा काम है रिस्क तलाशना ताकि कोई ऑडिट रिस्क ना हो, हम गलत ओपिनियन ना दे पाएं, और गलत ओपिनियन ना दे पाएं इसके लिए हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ढूंढते हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट यानी एंटिटी खुद भी अपना काम करती है, हाँ। तो एंटिटी क्या करती है, वो बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिस्क रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, एंटिटी चाहती है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला जो बिजनेस रिस्क है, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करे। बात समझे, हम ऑडिट रिस्क को करते हैं और वो बिजनेस रिस्क को करता है, ये बात समझ में आई। तो वो बिजनेस रिस्क जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे, और जब ये काम उनका हो जाएगा ना, तो अगला काम उनका होगा कि वो ये कैसे एस्टिमेट करें कि भैया ये रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। देन
ये कह सकते हो कि एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के 4 स्टेप होते हैं। जो आपका पहला स्टेप होगा वो है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क रिलेटेड टू देयर बिजनेस। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिस्क विच आर रिलेटेड टू देयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और दूसरा होगा हाउ डू दे एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क। और थर्ड होगा हाउ डू दे असेस द लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस। मतलब वो उसके लाइकलीहुड का मतलब बार बार होना, उसके होने की चांसेस कि भाई ये रिस्क जो आज है ये बार बार हो सकता है, आगे भी हो सकता है क्या। देन मतलब हाउ डू दे असेस द लाइकलीहुड ऑफ देयर अकरेंस, किसके, वही जो रिस्क, जो बिजनेस रिस्क उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। सर अभी समझ नहीं आया, वापस से बोलते हैं। एंटिटी को रिस्क असेसमेंट करने का खुद का भी अपना प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है? पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस रिस्क का जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। नंबर 2, वो करेंगे कि वो ये चीज एस्टिमेट करना चाहेंगे कि ये रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा क्या। और तीसरा, वो ये कैसे एस्टिमेट करेंगे कि भैया ये तो रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है और ये कितनी बार इसके होने के चांसेस क्या है। ये 3 चीजें हो जाएंगी। और चौथे में हाउ डू दे डिसाइड अबाउट एक्शन टू बी एड्रेस्ड दोज रिस्क, उन्हें उस रिस्क को कैसे एड्रेस करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये बात भी डिसाइड करना होगा। मतलब एक बात कह सकते हो एज जनरेटर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। आपने इससे पहले अंडरस्टैंडिंग ली कि कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि कंपोनेंट का तो लोगे, तो कंट्रोल इन्वायरमेंट। फिर आपको एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को जानना है और जानने में आप ये देखोगे कि वो एंटिटी उस बिजनेस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करती है और उसके सिग्निफिकेंस को कैसे डिसाइड करती है, एस्टिमेट करती है, और उसके लाइकलीहुड को कैसे मैनेज करती है कि भाई वो कैसे ये बात एसेस करती है कि ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम। एंड हाउ डू दे डिसाइड अबाउट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन और एक्शन टू एड्रेस दोज रिस्क, राइट। अब इसमें एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो सर इसमें कुछ डिसीजंस इंक्लूड हैं। कौन से डिसीजन? जैसे जैसे कुछ ऐसे रिस्क होंगे जो एक्सेप्ट करना जरूरी है। मतलब एंटिटी सोचेगी कि इन रिस्क को क्या किया जाए, तो कुछ रिस्क हैं जो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो हम इंटरनल कंट्रोल वगैरह लगाएंगे वो ज़्यादा खर्चीला होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो इसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, टोलरेट कर लो। यानी एक्सेप्ट द रिस्क को आप टोलरेट द रिस्क भी कह सकते हो। और दूसरा अवॉइड द रिस्क, मतलब ऐसा रिस्क जिसे अब हमें अवॉइड करना पड़ेगा। अवॉइड मतलब इग्नोर नहीं, यहाँ अवॉइड का मतलब उस रिस्क को हटाओ। और तीसरा, कुछ ऐसे रिस्क होंगे जिनको शेयर करना है, मतलब कम करने का कोशिश करना है, पूरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। अगर आप इनकी वर्डिंग्स पढ़िए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज इवेंट एंड कंडीशंस विच विल नॉट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ऐसे इवेंट या कंडीशन को आइडेंटिफाई करना जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव में रुकावट हो, आपके मकसद में रुकावट पैदा करे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड एनालाइज दोज इवेंट और कंडीशंस, इनको एनालाइज करो, पहले आइडेंटिफाई करो। अगर मैं इस बात को हाईलाइट करूं तो आप ये कह सकते हो, हाँ, कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के बाद अंडरस्टैंड करना है देयर लाइकलीहुड एंड पोटेंशियल, और उसका इम्पैक्ट जानना है। इम्पैक्ट के बाद, उस असेसमेंट के बाद चूज करना है रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, वो आप देखिए। एक तो ये रिस्पॉन्स, दूसरा ये, और तीसरा रिस्पॉन्स आपका ये 3 रिस्पॉन्सेस आपके सामने हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि आपको पहले आप देखिए कि भाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या शामिल होगा। पहले आप देखिए कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं इवेंट या
कंडीशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन को उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में रोके, और दूसरा एनालाइज करेंगे, समझेंगे, उसका इम्पैक्ट जानेंगे, फिर कोई ना कोई एक्शन डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे कि हमें इस रिस्क को एक्सेप्ट करना है या इस रिस्क को अवॉइड करना है या इस रिस्क को शेयर करना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर को, इस रिस्क को कम करना है। ये बातें आपको जानना जरूरी है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अब सी पॉइंट में है कंट्रोल एक्टिविटीज। सर कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती होंगी, इसका मीनिंग क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी कोई पॉलिसी या प्रोसीजर हो सकता है दैट हेल्प द मैनेजमेंट टू इंश्योर देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। कंट्रोल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है, यानी कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट में एक्टिविटीज होना चाहिए भाई, अगर आपकी एक्टिविटीज ही नहीं तो कंट्रोल कैसे लगेगा? तो कंट्रोल एक्टिविटी कुछ पॉलिसी या प्रोसीजर्स हो सकती हैं जो हेल्प करती हैं मैनेजमेंट की कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। कोई रुकावट होगा तो हम हैं, हनुमान जी श्री राम से पहले खड़े हो गए। इसी तरह कंट्रोल जो एक्टिविटीज हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं, वो पहले ही खड़ा हो गया कि गलती होने नहीं देंगे। इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? जो कि रिलेवेंट टू ऑडिट है, यानी कंट्रोल एक्टिविटीज में इंक्लूड द फॉलोइंग विच इज रिलेवेंट टू ऑडिट। जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा कंट्रोल एक्टिविटीज में इंक्लूड द फॉलोइंग और तीनों के लिए एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये बात नहीं लिखी होगी कि एग्जाम में अगर ये बात पूछ ले विच इज रिलेवेंट टू ऑडिट तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपको और भी मिल सकता है। चलिए हमें बताइए कंट्रोल एक्टिविटी क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि अगर एक ही आदमी कई सारे काम करेंगे, हर आदमी हर किसी का अकाउंट देख ले, उसके इंफॉर्मेशन जान ले, उसके काम में इंटरफेयर कर ले, उसके डिपार्टमेंट में एंट्री कर ले, कुछ भी कर ले, एक दूसरे के काम में कुछ बंटवारा नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर सकता है? उसको सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लेगा, तुम्हारी भी, हमारी भी, इनकी भी। तो और साथ ही साथ जब एक आदमी हर काम में इन्वॉल्व होगा तो एक भी काम ढंग से नहीं करेगा और गलती भी होगी। यानी सिंपल बात यह है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। हमने SOD लिख दिया यहाँ पर, फुल फॉर्म आपको मालूम है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सबके ड्यूटी को बांट दो। घर में मम्मी का काम खाना बनाना, पापा का पैसा कमाना और बच्चों को ठीक से पढ़ करके आगे फ्यूचर के लिए तैयार होना। तो सबका काम बटा है ना। पापा खाना बनाने लगे और मम्मी पैसा कमाने, तो क्या काम ठीक से हो पाएगा? शायद। अगर ये काम नहीं बटा तो ठीक से नहीं होगा। यानी जिसका अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो ऑल एक्टिविटीज इन अ प्रोसेस शुड नॉट बी कैरिड आउट बाय वन पर्सन। किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी प्रोसेस में सारी की सारी एक्टिविटी को केवल एक बंदा नहीं करे, सबको अलग अलग करो भाई। एक ही करेगा तो वो गलती भी करेगा, अगले में छिपा लेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। दूसरा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको जो असेट है ना बिजनेस में, उसे आपको सेफगार्ड करना है। ये जो असेट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो असेट तो कई हो सकते हैं भाई। असेट क्या है? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी बिजनेस के लिए असेट का काम करती है, असेट ही तो है। अगर कस्टमर की पूरी डिटेल आपके पास है, असेट है। डेटा आपकी असेट है। ठीक है, तो उन असेट को सेफगार्ड करना है, बचाना है, और बचाने के लिए फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी जरूरी है। गेट पर गेट कीपर का होना जरूरी है। लैपटॉप में पासवर्ड है, लेकिन लैपटॉप जिस रूम में, जिस ऑफिस में रखा हुआ है, केबिन में रखा हुआ है, उस केबिन में कोई और एंट्री ना हो, इसलिए CCTV कैमरे का होना जरूरी है। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, कई तरीके के कंट्रोल हैं, अब फिर हाल बात करेंगे। अभी आप एक बात समझ गए कि जो कंट्रोल एक्टिविटी है उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए। परफॉर्मेंस रिव्यू का मतलब एक्चुअल डेटा और बजटेड डेटा से एक दूसरे को कंपेयर करना है कि जो हमने तय किया था, जो बजटेड है और जो एक्चुअल है, जो स्टैंडर्ड है, या फिर इन दोनों में कितना वेरिएंसेस आए हैं। वेरिएंस का मतलब कम या ज्यादा होना, चेंज होना, फर्क डालना। और अगर ये फर्क आ रहा है तो गलती कहाँ हो रही, कैसे हो रही, मतलब परफॉर्मेंस को रिव्यू करना जरूरी है। ये भी कंट्रोल एक्टिविटी का पार्ट है, ताकि डिसीजन ठीक से ले सकें, कंट्रोल को और अच्छा कर सकें। ठीक है,
अब यहाँ तक ये बात समझ गई कि ये सब जो भी पढ़ रहे हैं जनरली ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वहीं आप जब एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देखते हो तो एज एन ऑडिटर समझना चाहते हो, आपको हिंट करने के लिए लिख दूं, ये बात जब भी आप पढ़ना तो एज एन ऑडिटर आप इस बात को सोचना कि भाई एंटिटी ऐसा कैसे करती है, एंटिटी सिग्निफिकेंस कैसे जानती है, एंटिटी लाइक्लीहुड कैसे एस्टिमेट करती है और वो कैसे एड्रेस करती है। ये आप एज एन ऑडिटर सोचना इस बात को, लेकिन बाकी जो था वो एज ए मैनेजमेंट या एज एन इंटरप्राइज आपको सोच के याद करना है। ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये पॉइंट नंबर डी, कंट्रोल को मॉनिटर करना है। तो देखो दोस्त, अब मॉनिटरिंग करने मतलब आपको चेक करना है ना कि ठीक चल रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, लूप होल तो नहीं चल रहा है, इफेक्टिवली काम कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, रुकावट तो नहीं है। ठीक है। तो प्रोसेस, मॉनिटरिंग एक प्रोसेस है, उसमें क्या एसेस करते हैं, इफेक्टिवनेस और इंटरनल कंट्रोल का परफॉर्मेंस। ये मॉनिटरिंग ये कह लो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, हमेशा आप चेक करते रहते हो। आप मतलब मैनेजमेंट चेक करती रहती है, आप तो ऑडिटर हो, आप तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो कि भाई चेक कर रही है कि नहीं, ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, ताकि आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ठीक से हो सके। ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैनेजमेंट में अकम्प्लिश द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, हाँ करती ही है, थ्रू आउट ऑन गोइंग सिचुएशन, चलते चलते करती रहती। सेपरेट इवेल्यूशंस आर कंबाइंड, मतलब एक हो सकता है कि भाई मॉनिटरिंग चलती ही रहे, एक हो सकता है सेपरेट एवोल्यूशन किसी पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल का करा लो, और एक होता है कि एक तो चलती रहे और एक अचानक ईयर एंड के, क्वार्टरली, मंथली, सिक्स यानी सेमी एनुअली, ऐसे एक कट ऑफ पॉइंट पे वो करती रहे। आई होप समझ में आई बात। एक है कि मॉनिटरिंग चलती रहे और दूसरी ये है कि मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो सेपरेट इवोल्यूशन हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मॉनिटरिंग। मुझे लगता है कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं जो समझ में ना आए। मॉनिटरिंग का मतलब आपको समझ गए कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल है उनको मॉनिटर करना जरूरी है, एक प्रोसेस अपनाना जरूरी है जिससे पता चले कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल की परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे और चेक करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर सकती है, एक तो ऑन गोइंग सिचुएशन या फिर सेपरेट एवोल्यूशन या फिर कंबाइंड टुगेदर। राइट। अब आते हैं डी ई पॉइंट में। ई पॉइंट कंट्रोल एक्टिविटी का सबसे लास्ट पॉइंट है। इसमें कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या करेंगे, चार पांच बातें आपको ध्यान रखनी है कि अंडर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इंक्लूड ऑल रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एंटिटी का है उसमें कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ऑडिटर को ये बात समझनी पड़ेगी। आप ऑडिटर हो, आप समझो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे क्या जो है, जो हमारे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा दायरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। दूसरा, इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, सेल्स एटसेट्रा। ये जो एक्टिविटी है ना, परचेज से सेल्स से, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, उनका आइडेंटिफिकेशन। और तीसरा, include a detailed process regarding a transactions, that is how transactions are initiated, recorded, processed, corrected and necessary and if necessary and recorded। मतलब सर कहना क्या चाहते हो, सर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस एंड रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। आप एडिटर हो, आप वो चीज ध्यान रखोगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है ऑडिट रिपोर्ट करने के लिए। तो आप करोगे क्या इसमें, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में एज एन एडिटर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि द एंटिटी का जो जो कुछ भी रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस है, वो इंफॉर्मेशन और रिलेटेड प्रोसेसेस, वो सब कौन कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा आप ये भी देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिलेवेंट है, जैसे सेल्स, परचेज। और तीसरा आप देखोगे वो डिटेल्ड प्रोसेस किसके रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग, जैसे कैसे ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो रहा है, कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, गलती हो गई तो कैसे करेक्ट कर रहे हैं, और क्या जरूरी है कैसे कैसे उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और डी पॉइंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी पार्ट ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए। और लास्ट है, देयर शुड बी कंट्रोल, कंट्रोल होना चाहिए किसके अराउंड, टाइप ऑफ जर्नल एंट्री। अब ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्री कुछ भी होती चली जाए, कंट्रोल होना चाहिए। जैसे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एवरी जर्नल एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर एविडेंस, दैट इज बिल, वाउचर। अगर बिल और वाउचर नहीं है तो एंट्री कैसे होगी। अब आप समझ गए कि ये आपको 4-5 बातें याद रखनी। ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इस बार 2 अटेम्प्ट के एग्जाम के लिए तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंटरनल कंट्रोल मे नॉट बी रिलेवेंट नॉट फॉर स्टैट ऑडिट। स्टैट ऑडिट मतलब स्टेचुरी ऑडिट, हमने इसको स्टैट शॉर्टकट में लिख दिया है, स्टेट्यूटरी ऑडिट। यानी सारे कंट्रोल जरूरी नहीं है। कहना क्या चाहते हो, सारी कंट्रोल ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। यानी इसमें कौन कौन से, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, जो कंप्लायंस से, और कुछ ऑपरेशंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, बहुत सारे कंट्रोल होंगे जो हमसे रिलेटेड नहीं है। यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, ये कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो मेरे लिए काम का नहीं है। समझ रहे, सारे इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस बिजनेस एक्टिविटी है और बिजनेस से रिलेटेड है, तो शायद ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऑडिटर हैं, हम उसके ऑपरेशन से ज़्यादा ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग तो लेते हैं, लेकिन ऑडिट उसका थोड़ी ना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग विच कंट्रोल आर रिलेवेंट टू ऑडिट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना, इसमें आपको 5-6 बातें लिखनी है और ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। कौन कौन से फैक्टर आप ध्यान में रखोगे जब आप डिटरमाइन करोगे कौन सा कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट है। जैसे ऊपर हमने बताया ना, ऑल कंट्रोल्स, ऑल इंटरनल कंट्रोल मे नॉट बी रिलेवेंट फॉर ऑडिट। तो जब आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सा कंट्रोल रिलेवेंट है, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्त। कौन सी बातें, आप सबसे पहले मटेरियलिटी का ध्यान रखोगे। अगर वो मटेरियल है तब तो ठीक है, मटेरियल नहीं है तो क्यों ध्यान देना यार। जो फर्जी की चीजें जो इतना मैटर ही नहीं करती है, जो इफेक्ट ही नहीं डालती है, जो यूजर के डिसीजन पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, उनकी रिपोर्टिंग, उनके बारे में क्यों सोचूं। यानी आप ये कह सकते हो मटेरियलिटी लेवल एक ऐसा फैक्टर है जो आपको दिमाग में रख के चलना है। और दूसरा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, जो रिस्क हैं वो कितना सिग्निफिकेंट है। ऐसा रिस्क जो फिजूल का, यार 10 पैसे के रिस्क के लिए आप अपना टाइम, मेहनत और इतना तिकड़म क्यों भिड़ाओगे। यानी आप ये कह सकते हो आसान भाषा में कि रिलेटेड रिस्क जो ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं वो काम के हैं। तो आप कह सकते हो ना कि सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखना है। तीसरा, एंटिटी का साइज मैटर करता है। एंटिटी कितनी बड़ी है ये चीज का ध्यान है, उसी के हिसाब से आप वहां के कंट्रोल्स कौन से रिलेवेंट हो सकते हैं कौन से नहीं, ये ध्यान रखोगे। फिर नेचर क्या है एंटिटी के बिजनेस का, एंटिटी किस टाइप का बिजनेस कर रही है ये भी जरूरी है। डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, एंटिटी का जो ऑपरेशन है वो कितना डाइवर्सिफाइड है। सिंपल सी एक्टिविटी है, सिंपल से ऑपरेशन है किसी एक चीज में, या उसके ऑपरेशंस बटे हुए हैं, अलग अलग तरह का वो बिजनेस कर रहा है तो ऑपरेशंस अलग अलग होंगे। और कितना कॉम्प्लेक्स है, यानी अगर उसके ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी से हो रहे हैं तो नो डाउट वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होंगे। बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारी एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कठिन होती है, उलझी हुई होती हैं। यानी आप डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी जरूर देखोगे ऑपरेशंस का, उसके हिसाब से डिसाइड करोगे कि ये भैया ऑडिट के लिए रिलेवेंट है या नहीं। दिस इज योर प्रोफेशनल जजमेंट। एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कौन सा लॉ वगैरह लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उस एंटिटी के एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना है। और नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम दैट आर पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, दैट आर पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं,
हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपनी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल खुद लगाते हो तो महंगा पड़ता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो, तो किसी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करते हो, उससे कहते हो कि हमारे यहाँ का इंटरनल कंट्रोल आप मेंटेन करिए। ठीक है, तो आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रहे हो, तो उनके सिस्टम, यानी हमने क्या पढ़ा कि आप नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम दैट आर पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल के कुछ एग्जाम्पल विच मे बी रिलेवेंट फॉर पर्पज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जैसे कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। आप वो कंट्रोल जो वहां पर लगा रखे हो, जो कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो वो सिस्टम जो भाई जो उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी पर आपने कंट्रोल लगा रखा है, अगर कंट्रोल नहीं होता तो शायद यहाँ प्रॉब्लम आएगी। इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, ये जरूरी है, और इसके लिए आपको कंट्रोल लगाना है, और वो कंट्रोल आपके लिए जरूरी है, रिलेवेंट टू ऑडिट है, उसे चेक करिए। अगर कंट्रोल नहीं है इसका मतलब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इनकरेक्ट भी हो सकता है, और आपका ओपिनियन अफेक्टेड हो सकता है। तीसरा, इंटरनल कंट्रोल डिजाइंड फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ असेट। असेट की सेफ गार्डिंग के लिए जो कंट्रोल लगे हैं वो रिलेवेंट है। दे कैन बी फिजिकल एक्सेस कंट्रोल या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अभी इससे पहले के टॉपिक में हम ये बात बता चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर हम बड़ा सा लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे किया जाए, लेकिन क्वेश्चन क्या ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा? नहीं, एग्जाम में कहेगा टूल्स टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, टूल्स टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करने के कितने टूल हैं? मैं कहूंगा 4 टूल हैं। देयर आर 4 टूल्स, और चारों को याद रखना है। चारों में 2-2, 3-3 पॉइंट भी याद रखने हैं। एग्जाम में आना है श्योर, चाहे एमसीक्यू में आए चाहे 1-2 नंबर में आए, आना है ये क्वेश्चन। तो देखो भाई, 4 बातें हैं। जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आप इवेल्यूएट करते हो तो आप, एक होता है नरेटिव रिकॉर्ड्स, मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, एक होगा आपके पास नरेटिव रिकॉर्ड्स, सर 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 सर। दूसरा होगा आपके पास चेकलिस्ट, ठीक है, चेकलिस्ट भी हो गया। और चेकलिस्ट के बाद आपके पास एक होगा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, 3। चौथा होगा फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी हमारे सिलेबस से हट गया, अदरवाइज आईटी एक सिलेबस था ईआईएस के नाम से अभी तक, जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट बनाते थे। तो ये फ्लो चार्ट चौथा कॉन्सेप्ट, ये चारों के बारे में पढ़ना है। तो नरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? नरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? इसमें नरेट करके, नरेट करना मतलब एक्सप्लेन करके चीजें लिखते हैं। नाम से कंफर्म, आपको याद कैसे रखना है एग्जाम में? नरेटिव मतलब बहुत नरेटिव है, मतलब डिटेल्ड होना चाहिए, मतलब कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशंस बाय द ऑडिटर। पूरा का पूरा एग्जॉस्टिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इट मे बी रिकमेंडेड इन केस वेयर नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज इन ऑपरेशन। देखो भाई, अगर कंट्रोल है ही नहीं ऑपरेशन में, नो फॉर्मल कंट्रोल, तो आपको बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। बात समझ में आ गया? यानी अगर इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएट कर रहे हो तो चीजें कहीं ना कहीं कुछ लिखते हो, ताकि आपको इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो पहला मेथड है नरेटिव रिकॉर्ड। तो आप समझ सकते हो ज्यादा एक्सप्लेनेशन कहां चाहिए? जहां पर कोई फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा ही नहीं है, वहां हर एक बात लिखो। और अगर कहीं लिखा है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल है तो सीधी सी बात है, रिस्क कम होगा, ठीक है। तो इट मे बी रिकमेंडेड इन केस ऑफ वेयर नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज इन ऑपरेशन एंड वुड बी मोर सूटेड टू स्मॉल बिजनेस। अगर बिजनेस स्मॉल है, ये पॉइंट ध्यान रखना, अगर बिजनेस स्मॉल है तो आप नरेटिव रिकॉर्ड बना सकते हो, आसान है, आप बना लो जाओगे। लेकिन अगर बिजनेस ही बहुत बड़ा है तो आप नरेटिव रिकॉर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन कैसे बना लोगे, बहुत टाइम जाएगा।
ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज है जो आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड 2 लाइन लिख देगा और बोलेगा एक्सप्लेन द नरेटिव रिकॉर्ड्स एंड इट्स लिमिटेशंस और इट्स डिसएडवांटेज। तो आप क्या करोगे, पहला, कंप्रहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्विट डिफिकल्ट। मुश्किल होता है, इतना सारा लिख दिया है, अब उसे आसानी से टाइमली आप कैसे समझ पाओगे। दूसरा, डिफिकल्ट इन आइडेंटिफाइंग द वीकनेस आर गैप्स इन द सिस्टम। गैप या वीकनेस नहीं जान पाओगे क्योंकि सब कुछ लिख दिया गया है, नरेटिव रिकॉर्ड है। और तीसरी बात क्या होगी, डिफिकल्ट इन इनकॉर्पोरेट चेंज अराइजिंग एन अकाउंट ऑफ रिशफलिंग ऑफ मैन पावर एक्सेट्रा। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। चेकलिस्ट क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टूल, ये भी इंपॉर्टेंट। चेकलिस्ट में क्या होता है, दिस इज द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड और क्वेश्चंस विच अ मेंबर ऑफ ऑडिट स्टाफ मस्ट फॉलो। मतलब ये कह लो, आप सही बताऊं तो आप एक चेकलिस्ट तैयार कर लो, आपको पहले से एक्सपीरियंस है, आप लिख लो कि हमें ये बातें देखनी है। उसमें लिखो कि क्या इंटरनल कंट्रोल में ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ऐसे लिस्ट बना लो और आपका स्टाफ उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, ऑडिट स्टाफ को फॉलो करना है, इससे क्या होगा, आसानी से इवेल्यूट कर लोगे। आंसर टू द चेकलिस्ट क्वेश्चन आर यूजुअली यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन ने कहा सीसीटीवी कैमरा लगा है, आपने कहा यस, आपने कहा नो, आपने कहा नॉट एप्लीकेबल। जहां जो चीज एप्लीकेबल है वहां वो चीज आपको लिखनी है, यस नो में जनरली आंसर देना है। ठीक है, द कंप्लीट चेकलिस्ट इज स्टडीड बाय द प्रिंसिपल मैनेजर और सीनियर टू असरटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, प्रिंसिपल कौन होगा, जो मेन ऑडिटर है, मैनेजर या कोई सीनियर, वो क्या करेगा, उस पूरी चेकलिस्ट को स्टडी करेगा और उसकी एग्जिस्टेंस को देखेगा कि ये इंटरनल कंट्रोल यहाँ है, यहाँ नहीं है या नहीं। चलो एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे क्वेश्चन आया कि भाई क्या टेंडर कॉल बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर करने से पहले टेंडर पास हुआ है, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। आर परचेज ऑर्डर फॉर्म प्री नंबर्ड, परचेज ऑर्डर प्री नंबर्ड है, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। ऑडिट स्टाफ ऐसे करेगा, यही उसका काम होगा। तो मुझे लगता है चेकलिस्ट समझ में आ गया कि भाई मोटा मोटा बहुत सारी चीजें हम लिख लेंगे और यस नो नॉट एप्लीकेबल में जवाब देना होगा। जवाब कौन देगा, ऑडिट स्टाफ, हमारी टीम, अगर हम ऑडिटर हैं तो। नरेटिव रिकॉर्ड में हम सब कुछ लिख देते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डिटेल्ड, और जनरली स्मॉल एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी डिसएडवांटेज है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वो वीकनेस हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम है। और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर क्या होता है, इसमें क्या होगा, वैसे ही जैसे चेकलिस्ट बनाते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बना देंगे। कंप्रहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कंसर्निंग द इंटरनल कंट्रोल, उस इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, और ये जाएगा मैनेजमेंट के पास। मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टेंस, ऑपरेशंस, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। हम मैनेजमेंट से पूछेंगे, सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। ये रख दिया जाता है और कोई ऑडिट स्टाफ पहुंच जाता है, इंक्वायरी करता है, वो बताते चलते हैं और ये इसको फिल करते चलते हैं, या फिर उनको दे दिया जाता है, वो खुद अपना फिल करके दे देते हैं। इससे पता चल जाता है बिना गए बिना समझे, हाँ ठीक है ये बात इन्होंने कह दी है, इसके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। इन क्वेश्चनियर जनरली क्वेश्चंस आर सो फ्रेम्ड दैट यस, नो, अगर वो चीज सेटिस्फैक्ट्री है तो यस और नहीं है तो नो। नो सजेस्ट करेगा वीकनेस को, अगर कोई चीज नो है ऐसा बनाया जाएगा कि यस लिखा है मतलब है ये चीज सब अच्छा है, नो लिख दिया मतलब नहीं है, और नहीं है तो वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। ऐसे करके हम एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर तैयार करते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ प्रोविजन बनाते हैं कि भाई उसका आंसर नहीं मिला तो वो भी पता चल जाए। इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस, नॉट एप्लीकेबल रिप्लाईज गिवन। नॉट एप्लीकेबल बोल दिया जाएगा अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो, और क्लाइंट इज रिक्वायर्ड टू गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय। उससे रिलेटेड, जिस इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है उससे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव या एम्प्लॉय उस चीज को बताएगा, फिल करके देगा।
एडवांटेज क्या है? ओवरसाइट और ओमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर इज लेस लाइकली टू अकर। कोई चीज छूट नहीं पाता, सब कवर हो जाता है क्योंकि हमने क्वेश्चन बना के दे दिया। और दूसरा, रिव्यू कैन बी मोर इजिली बी मेड ऑन इंटरिम बेसिस। रिव्यू आसानी से टाइम टू टाइम कर पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट है इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ग्राफ में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने ट्रिपल सी वगैरह किया होगा तो वहां पर भी प्रोग्रामिंग वगैरह होती है तो वहां पे ग्राफ बनाते हैं, वैसे ही बिजनेस में होगा इंटरनल कंट्रोल के लिए। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कि कहाँ कैसे लगना है, वो एक ग्राफ बना दिया जाता है। फ्लो चार्ट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कंसाइज वे, और इसे मोस्ट कंसाइज वे माना गया है। सबसे सस्ता, सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा कंसाइज, बहुत जगह नहीं लेता, बहुत टाइम नहीं लेता। ठीक है, ऑडिटर आसानी से इसे रिव्यू कर पाता है और आसानी से समझ जाता है। इट मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन। लंबा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होता पहले वाले की तरह, पहले में सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन, और ये फ्लो चार्ट में कुछ भी नहीं होता। नरेटिव एक्सप्लेनेशन तो होता नहीं, बस ऐसे फ्लो बनाएंगे कि फ्लो में बातें समझ जाएंगे। ये कह लो कि हम भी एक फ्लो चार्ट में पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, and thereby achieve a consideration or prevention not possible in any other form. It gives the bird's eye view of the system. Bird's eye view मतलब चिड़िया की नज़र, एक झटके में सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ट्रांजेक्शंस, फ्लो, इंटरनल कंट्रोल, सब कुछ एक बार में समझ में आ जाए, वही फ्लो चार्ट है। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात बीच बीच में अगर आप आगे तक नहीं जा रहे हो, आपको हमारी ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो मन में आ रहा होगा एटलीस्ट नोट्स तो ले लूँ, लेक्चर ना अटेंड करूँ, नोट्स तो ले लूँ। तो दोस्त, नोट्स के लिए आप हमारे लिंक में दिया है टेलीग्राम चैनल, चैनल पर जाओगे आपको नोट्स मिल जाएगा। कुछ पूछना होगा तो चैनल में ही लिंक दिया होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां ज्वाइन कर लो, या थंबनेल के ऊपर देखिए हमारा मोबाइल नंबर लिखा है, व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका भाई, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। अगर बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द एडिटर। बेनिफिट क्या होंगे? अब तक 1.5 घंटे की लगभग क्लास होने वाली है और हम इसे यहीं पर सोच रहे हैं इस पार्ट में रोक दें ताकि दूसरी क्लास फिर से हम आपके सामने कर सकें और जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर सकें। या फिर देखते हैं बेनिफिट क्या होगा इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूट करने की। एक बात आपने समझा हमने किस तरह अरेंज किया है? यहाँ इवेल्यूशन पढ़ा तो यहाँ पर बेनिफिट पढ़ा। इससे क्या हो रहा है, आप लिंकेज फॉर्म में ये नोट्स कवर कर सकते हो, आराम से समझ में आएगा। एक बार आप लेक्चर ले लीजिएगा बस। बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर लिखा है, देखिए, अगर आप इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करोगे तो ऑडिटर को क्या फायदा होगा, क्या क्या ऑडिटर को जानकारी होगी। वेदर एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप ये चीज आसानी से समझ पाओगे कि भाई जो एरर है या फ्रॉड है कि वो बिजनेस के ऑपरेशन में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता होगा, कहाँ कहाँ ये हो सकता है, होने के चांसेस क्या हैं। वेदर एन इंटरनल कंट्रोल, वेदर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन द यूज। ये जान पाओगे क्या एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल लगा है या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सफिशिएंटली यानी एडिक्वेटली लगा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वो किसी भी रिस्क को मिटिगेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग, क्या इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट काम कर रहा है या नहीं। इंटरनल ऑडिट, सर इंटरनल ऑडिट क्या होता है? कंपनी खुद इंटरनली, उसमें जरूरी नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी ऑडिट कर सकता है। इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी के अंदर उसके इंटरनल कंट्रोल वगैरह की टेस्टिंग खुद से कर ले ताकि मेन ऑडिटर यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर जाए तो वो आसानी से उसको कोई दिक्कत ना हो। यानी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है कि नहीं है, ये बात आपको पता चलेगा इवेल्यूट करने पर। वेदर द कंट्रोल एडिक्वेटली सेफगार्ड द एसेट, क्या कंट्रोल जो लगा है एसेट को सेफगार्ड कर पा रहा है कि नहीं। क्या रिपोर्ट या रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट जो है वो कितना रिलायबल है, ये बात भी हमें जानकारी होगी। अब समझ गए कि इंटरनल कंट्रोल का इवोल्यूशन करने के बाद ऑडिटर को 4-5 फायदे होंगे, जैसे कि वो जान पाएगा कि ये एरर या फ्रॉड कितना चांसेस हैं इसका होने का, कहाँ कहाँ ये हो सकता है। वेदर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन द यूज, क्या एडिक्वेटली इंटरनल कंट्रोल लगा है या नहीं है। क्या इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना है या नहीं बना है। क्या असेट को सेफगार्ड करने में इंटरनल कंट्रोल सक्षम है या नहीं है। कितना रिपोर्ट
रिकॉर्ड्स या ये कह लो सर्टिफिकेट जो भी बने हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है और कितना रिलायबल है, ये सारी बातों की समझ आपको हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या हो सकता है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वो एंटिटी वाला नहीं है जो कंट्रोल के लिए करती थी, ये ऑडिटर यानी आप हम करेंगे। ठीक है, किससे रिगार्डिंग डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस उस कंट्रोल के लिए होगा जिसमें हम क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे एंटिटी के पर्सोनल का, इंक्वायरी जिसे बोलेंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई कौन कौन से स्पेसिफिक कंट्रोल हैं। इंस्पेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट का, और साथ ही साथ ट्रेस करेंगे ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द थ्रू ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन दो देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये चेक करेंगे कि क्या भाई ट्रांजेक्शन्स वगैरह देखेंगे कि क्या ये रिलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। ये 4 पार्ट होंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में। और ये भी हम जानते हैं कि इंक्वायरी अकेले सफिशिएंट नहीं है इस पर्पज के लिए, इंक्वायरी के साथ कोई कॉम्बिनेशन में ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन को भी शामिल करेंगे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ओ माय गॉड, ध्यान रखना, ये वो रिस्क है जो हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है इन एक्सरसाइजिंग द जजमेंट एज टू विच द रिस्क which risk are significant risk the auditor shall consider at least of the following। कौन सा रिस्क ऑडिटर को कंसीडर करना ही करना चाहिए। पहला, वेदर द रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड। अगर भैया फ्रॉड वाला रिस्क है ना तो भैया आपको स्पेशली कंसीडर करना पड़ेगा, उसमें लापरवाही नहीं चलेगी क्योंकि फ्रॉड एक बहुत संगीन मामला है। और दूसरा, रिस्क रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट। कोई अकाउंटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, कोई अदर डेवलपमेंट हो गया, अकाउंटिंग डेवलपमेंट हो गया, जैसे अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, ये देखो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए, बहुत सारी चेंज हो सकती है ना अकाउंट्स में, तो वो डेवलपमेंट, ऐसे केस में कुछ रिस्क हो सकते हैं। भाई उन्होंने कंप्लाई किया नहीं किया, ठीक से अडॉप्ट किया नहीं किया, डिस्क्लोज किया नहीं किया, ये सारे रिस्क ही तो है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, उन्हें कंसीडर करेंगे। और ट्रांजैक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यानी ये रिस्क जो होंगे ना आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और चौथा, रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, आरटीपी आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी का मतलब आपके रिश्तेदार कह लो, अभी हम रिलेटेड पार्टी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में पढ़ा होगा, अकाउंट सब्जेक्ट में AS 18 में कौन आपके रिलेटिव पार्टी हैं ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और उससे आप समझ पाए होंगे कि अगर रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कितना ज्यादा संगीन मामला हो सकता है, ज्यादा रिस्क हो सकते हैं, मिली भगत हो सकती है, इसलिए इस पे ध्यान देना पड़ेगा। रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अपीयर टू बी अनयूजुअल। कोई ट्रांजैक्शंस हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, नॉर्मली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जैसा नहीं है, कुछ अलग है, आउटसाइड द स्कोप है, अनयूजुअल लग रहा है आपको, यार ये कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है, आप उस पर ध्यान जरूर दीजिए, उसको प्रॉपरली असेस करिए, चेक करिए, एग्जामिन करिए। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके साथ कर दिए। अब हम इस लेक्चर को यहीं पर रोक रहे हैं। आई होप 1.5 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हम नहीं देना चाहते, ताकि आप एक सेटिंग में एक लेक्चर कंप्लीट कर लें। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बाद भी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। इतना पढ़ने के बाद हम आएंगे इन एसेस पे, स्टैंडर्ड्स पे, इन स्टैंडर्ड्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो करते कराते अगला लेक्चर भी आपको लगभग 1.5 घंटे का हो जाएगा, 1.5 आवर का। उस 1.5 आवर के लेक्चर में बचा हुआ सारा कंटेंट आपका हम कवर करेंगे, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर करेंगे। आप देख रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नोट्स यहाँ आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट डोंट वरी, इतने से आप समझोगे फिर आपको नोट्स भी मिल जाएगा।
अभी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक, इसका नोट्स आपको हम भेज दे रहे हैं। जितना पढ़ाया है बस इतना आपको अभी पढ़ना है, आगे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये हमारा नोट्स जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है। सबसे ज़्यादा जब 1.5 डे का रिवीजन होगा तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं दोस्त, यहीं से विदा लेते हैं 1 घंटे 35 मिनट के इस लेक्चर में। अगर आपको सच में हमारा एफर्ट दिख रहा हो कि हमने सच में मेहनत किया है, आपके लिए ये पूरा पूरा चैप्टर नंबर 3 हमने 7 घंटे लगा करके 7 आवर्स कंटिन्यू ये नोट्स प्रिपेयर किया, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, लिंकेज फॉर्म में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, औरों को शेयर करेंगे ताकि वो बेनिफिट ले सकें। सितंबर के लिए जितना जो जिन सब्जेक्ट की क्लास हो पा रही, लेकिन जनवरी के लिए लगभग बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी फ्री में लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर यहाँ पर आएंगे। क्योंकि बाकी के लेक्चर्स हम यूट्यूब पे डाल देंगे फ्री में, कहीं और पैसे देने पड़ते हैं, एप्लीकेशन में पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ आपको फ्री में मिलेगा और बहुत डिटेल में डालेंगे, चिंता की बात नहीं है। वो जनवरी अटेम्प्ट के लिए, पर अभी सितंबर के लिए इतना ही कर पा रहे हैं। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और लाइक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है आप कितना क्या फीडबैक दे रहे हैं। अप्रिसिएट भी करिए, पर निगेटिव चीज़ों को आप कमेंट करिए। मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं, मुझे पसंद है आपका सजेशन, आप हमारी कमियां आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, अगर सच में है तो। और नहीं है तो आप मेंशन करिए कि मैं एज पर टाइम को कंसीडर करते हुए कि भाई इस टाइम बाउंड मैनर में और क्या बेहतर कर सकता हूं। ठीक है सर, चलते हैं। सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करिए। ठीक है, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।